एक तारा था जो बहुत चमकता था, आसमान में बिल्कुल ऊपर बैठा था हम सबकी नजरों के सामने, और आज वो तारा हम सबको ही टूटता दिख रहा है। और उसके विटनेस, उसके गवाह आप और मैं, हम सब बन रहे हैं। बात मैं यहाँ कर रही हूँ एनटीए की, या आप कह सकते हो एनटीए नामक एक टूटते तारे की, जो कहीं ना कहीं अब आसमान से ऊपर से कहीं नीचे गिरता दिख रहा है। जहां एक तरफ उसे 2018 में ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाए और देश में प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, पीएचडी स्कॉलर्स का चुनाव करे, आज कहीं ना कहीं उसकी हालत काफ़ी खस्ताई दिख रही है। थंबनेल में आप लोग देख सकते हो, ये जो पीछे बिल्डिंग है ये एनटीए की बिल्डिंग है ना। आपको कोई और फोटो दिखे गूगल इमेज पे तो मत मानना, क्योंकि हालत तो उनकी देखिए वैसे ही हो चुकी है। तो मैं तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ, अंग्रेजी साहित्य पढ़ाती हूँ, तो मैं तो कह सकती हूँ कि उनकी अंदर से रूह काली हो गई है, उनका दिल काला हो गया है। क्योंकि इस वक्त जो चैलेंजेस वो हमारे सामने रख रहे हैं, स्टूडेंट्स के सामने रख रहे हैं, उससे हमारे ऊपर तो हम तो अपनी कैपेबिलिटीज को बैठ के चैलेंज ही करते रहते हैं। ये नहीं कभी एक बार सोचते कि एज अ सिस्टम, एज अ बॉडी जो नेशनल लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, उन्हें भी तो बैठ के सोचने की ज़रूरत है ना एक बार के लिए कि वो क्या कर रहे हैं और उसका स्टूडेंट्स पे डायरेक्टली क्या नुकसान पड़ता है। स्टूडेंट्स हैं बेचारे जो यहाँ पर एट द रिसीविंग एंड ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम्स देखिए हैं यहाँ बहुत सारी हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, मैं शुरू से भी अगर शुरू कर दूँ तो शुरुआत में देखिए एवैल्यूएशन एंड रिव्यू बेस्ड, ट्रांसपेरेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं इनकी। साथ ही साथ हिडन आंसर की डेटा का प्रॉब्लम है इनका प्रॉब्लम है अनजस्टिफाइड चैलेंज फीस का, इनका प्रॉब्लम है ऑपरेशनल चैलेंजेस का, रेकरिंग टेक्निकल फेलियर्स का और सिलेबस के अपडेट होने का। तो ये सभी इशूज़ को मैं एक एक करके टैकल करूंगी, डिस्कस करूंगी आपके साथ। डेफिनेटली इन सब में से कोई ना कोई एक आपकी भी दिक्कत रही होगी एनटीए के साथ, तो है तो सुनो और डिस्कशन करो एक बार मेरे साथ उस पर, और हम उसके कुछ सॉल्यूशंस पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिए, बिकॉज इस चैनल पे हम पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके के इश्यूज़ को भी रेकरेंटली रेज करते रहते हैं, प्लस उसके अराउंड कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं एनटीए के साथ। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 2018 में जिम्मेदारी दी गई थी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। उस साल जुलाई में हुआ एग्ज़ाम वो आखिरी एग्ज़ाम था जो सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया था, जिसके बाद से फिर दिसंबर 2018 से जिम्मेदारी एनटीए को दे दी गई थी। अब जुलाई में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जो सीबीएसई का आखिरी एग्ज़ाम भी था, उस वक्त सिलेबस भी बदला गया था। वो सिलेबस का चेंज जैन-फेब 2018 में दे दिया गया था। तो एनटीए तक पेपर की जिम्मेदारी पहुंचने से तकरीबन एक साल पहले सिलेबस में चेंज आ चुका था, और उसी चेंज सिलेबस को फिर एनटीए ने अडॉप्ट किया। और अभी जो करंट हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं वो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पेपर कंडक्ट हो रहा है, जो पेपर ये कंडक्ट करवा रहे हैं, उसमें कुछ सिलेबस अपडेट या किसी तरीके के पैटर्न अपडेट की जानकारी हमें सही वक्त पे नहीं मिल पाती है। तो एक सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चैलेंज जो हमारे सामने है वो है कि जब एक बच्चा तैयारी करता है तो वो कितनी रेंज बनाए अपनी तैयारी की, कि वो कितनी विड्थ में पढ़े या कितनी डेप्थ में पढ़े। अब इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में तो विड्थ भी डिफाइंड नहीं है, डेप्थ तो दूर की बात है। वहीं दूसरे तरफ इन सब्जेक्ट्स लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हमें बड़े बड़े चैलेंजेस देखने को मिले अराउंड द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड। सो ये बात सच है कि आप वन ऑफ द हाईएस्ट एकेडमिक एग्जाम्स इन इंडिया कंडक्ट करवा रहे हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एग्जाम की हम विड्थ को एटलीस्ट डिफाइन ना करें। देखिए, मैं एज अ टीचर इतना तो जानती हूँ कि हम एग्जामिनर किस डेप्थ पे क्वेश्चन पूछता है इसको नहीं चैलेंज कर सकते, लेकिन हाँ विड्थ वेल डिफाइंड हो। प्लस अगर आपको लगता है कि आप सिलेबस में पैटर्न में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो उसको ऑन टाइम पहले से इन्फॉर्म करवा दिया जाए। जैसे कि एक इशू और रिसेंटली हमारे स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं वो है पेपर 1 में। पेपर 1 में पहले क्या था, 10 यूनिट्स में से हर यूनिट में 5-5 सवाल पूछे जाते थे। अब वो क्या कर रहे हैं, किसी यूनिट से 0 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, किसी यूनिट से 7-8 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इससे एक अनइवन प्रिपरेशन पैटर्न बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। एंड दे मस्ट अंडरस्टैंड कि नेट की तैयारी करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, वर्किंग हैं, क्योंकि उसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है।
तो 40, 45, 50 साल में भी जाके लोग तैयारियां करते हैं, लेकिन उस वक्त उनकी लाइफ की दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। तो अगर आप पेपर का पैटर्न इतना अनइवन कर दोगे, इतना अनप्रिडिक्टेबल कर दोगे, तो तैयारी में बाधा आती है, दिक्कत आती है। तो ये सबसे पहली दिक्कत है जो एनटीए की है, जिसमें मुझे फिलहाल उनका कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। अब मान लो आप एग्जाम देने पहुंच भी गए, वहां एग्जाम हॉल में जाके आपको बहुत सारे रेकरिंग टेक्निकल फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स वेरी एज सिंपल एज दैट कि आप किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए गए और वो डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि उनके पास वो नेसेसरी इक्विपमेंट्स या दवाइयाँ नहीं हैं जिससे वो आपको ठीक कर देंगे। तो आपका सवाल यही होगा कि फिर तुम अपनी दुकान खोल के बैठे क्यों हो, तुम क्यों डॉक्टर बने बैठे हो अगर तुम्हारे पास ट्रीटमेंट के लिए राइट इक्विपमेंट्स या मशीनरी या फिर मेडिसिन नहीं है। तो ये सेम सवाल मेरा एनटीए से कि अगर आपके पास रिकरिंग टेक्निकल इश्यूज हैं, आपके पास आते रहते हैं, फेलियर्स आपके रहते हैं, स्टूडेंट्स के माउस नहीं चलते, उनकी स्क्रीन अटक जाती है, पावर फेलियर्स हो जाते हैं, अगर यही सब इश्यूज आपके चलते रहते हैं, तो आपने क्यों इसको एक ऑनलाइन एग्जाम बनाया है? आप ऑफलाइन करवा लो ना, आप इसको पेन एंड पेपर मोड पे रखो। हम चले जाते हैं वापस 18वीं सेंचुरी में, चले जाते हैं वापस 18वीं सेंचुरी में, कर लेते हैं पेन एंड पेपर मोड पे। आपको 21st सेंचुरी का एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी बनने की जरूरत नहीं है। लेट्स ड्रॉप द फसाद। करेक्ट। बहुत दिक्कत होती है उस बच्चे के लिए यार, जो एग्जाम में तैयार होके तो गया लेकिन उसका सिस्टम फेल कर गया, तो वो एग्जाम उसका पूरा खराब हो गया, एग्जाम एक्सपीरियंस उसका खराब हो गया, और ऊपर से उसकी सुनवाई करने वाला भी कोई नहीं है। मतलब जिनका एग्जाम टेक्निकल फेलियर की वजह से खराब होता है, उनके पास री एग्जाम देने का कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये भी बहुत एक बड़ा चैलेंज है जिसे हम फेस करते हैं, और इसे इवेंचुअली कैसे हम सरपास करेंगे, एनटीए ने अब तक इसके लिए कोई प्रावधान नहीं बनाए हैं। तो क्या करना चाहते हैं ये? अगेन, या तो ले जाओ हमें वापस 18वीं सेंचुरी में, या अपनी टेक्नोलॉजी को ठीक कर लो, इतना ही हम यहाँ कह सकते हैं। तीसरा मुद्दा यहाँ पर ये है ओपेक मॉडरेशन पॉलिसीज। देखो, हर एग्जाम में एक स्टैंडर्ड पैटर्न, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का टाइप, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अक्सर रहता है, और उसके पीछे कोई ना कोई रैशनल भी रहता है। नेट की अगर मैं बात करूं, तो जब 2018 में पेपर पेन एंड पेपर मोड में था, तो वहां से वो ऑनलाइन क्यों शिफ्ट हुआ? चलो ठीक है, आप एक बढ़ता हुआ देश है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, और आप अपनी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दिखाने के लिए सब करना चाहते थे, गुड फॉर यू। लेकिन फिर आपसे वो टेक्निकल इश्यूज आपके सामने आते हैं, तो आपको एक दिन सडनली मन कर जाता है कि चलो ऑफलाइन पेपर कर लेते हैं। ऑफलाइन पेपर करते ही वो पेपर लीक हो जाता है, फिर आप उसको कैंसिल करके फिर से ऑनलाइन मोड पे आ जाते हो। 3 महीने बाद पार्लियामेंट में इशू रेज होता है कि एनटीए जब ऑनलाइन पेपर करवाता है तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई है, तो उसको फिर से ऑफलाइन कर दो। तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई मॉडरेशन पॉलिसीज एनटीए के पास फिलहाल है नहीं। ऐसा लग रहा है ये हिट एंड ट्रायल मेथड से चल रहे हैं, बहुत तुक्के से चल रहे हैं। पर किसी स्टूडेंट की लाइफ तुक्का नहीं हो सकती है ना। मैं अगर अपनी लाइफ की प्लानिंग बना के बैठी हूँ, एक टाइमलाइन सेट करके बैठी हूँ, और एनटीए के ट्रायल एंड एरर मेथड की वजह से मेरी लाइफ की अगर प्लानिंग खराब हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी नहीं। ये नेक्स्ट मेरा सवाल है एनटीए से कि वो क्यों अपने डिसीजन मेकिंग के पीछे रैशनल्स नहीं सेट करते, और क्यों एट द रिसीविंग एंड उसके स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अब चलो मान लो आपने एग्जाम दे भी दिया, सब कुछ हो भी गया, उसके बाद नेक्स्ट दिक्कत आती है यहाँ पर आंसर की डेटा का हिडन होना एंड इवैल्यूएशन एंड रिव्यू प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी ना होना। देखिए, एनटीए वाले आपसे हर क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए ना 200 रुपये ले रहे हैं, 200 रुपये ले रहे हैं। मैंने खुद बैठ के 7 क्वेश्चंस को चैलेंज किया है। मैंने पिछली बार भी 8 क्वेश्चंस को चैलेंज किया था। तो मतलब पिछली बार भी मैंने अपनी पॉकेट से तो इनको 1600 रुपये दे दिए थे, और इस बार मैंने इनको 7 क्वेश्चंस के 1400 रुपये दिए थे। ठीक है, अब मेरे जैसे ऐसे हज़ारों लोग हैं देश में, तो अब मान के चलो ये लोग इन लैक्स या प्रॉब्लम CRs ये लोग अपने इवैल्यूएशन प्रोसेस से कमा रहे हैं। और अगर वो क्वेश्चन मान लीजिए ठीक हो जाता है, मेरा मतलब चैलेंज जो है वो करेक्ट माना जाता है, उसके बावजूद भी मेरी फ़ी रिटर्न नहीं की जाएगी। आई वुड लाइक टू टेल यू कि रूल हमेशा से नहीं रहा है। पहले क्या होता था कि इसकी फ़ी हाई होती थी, लेकिन उसी वजह से लोग उल्टे पुल्टे क्वेश्चन को चैलेंज भी नहीं करते थे, बिकॉज फ़ी वॉज वेरी हाई। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ठीक माना गया ना, तो वो आपने अगर वो चैलेंज किया तो आपकी फ़ी रिटर्न हो जाती थी, विच वॉज अ ग्रेट थिंग आई फील। बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए, पैसे लगा रही हूँ, तो मैं श्योर हूँ कम से कम यहाँ पे दोनों के पार्ट पे अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। अभी क्या है, स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी लेके बैठा हुआ है, एनटीए वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, पैसे हमसे सारे उठा लेते हैं, कमा लेते हैं, पॉकेट में डाल लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। उसके बाद जब ये अपनी फाइनल आंसर की रिलीज करते हैं, तो उसमें पता चलता है भाई कि जो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए था वो ड्रॉप हुआ नहीं है, कोई नया क्वेश्चन उठा के
उन्होंने उसी को आंसर चेंज करके दे दिया है या पता नहीं क्या करके दे दिया है। इस बार सबसे बड़ा इशू हिस्ट्री के सब्जेक्ट में देखा गया। मेरे खुद के इंग्लिश के सब्जेक्ट में मैं बताऊं तो एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ। इनफैक्ट एक ठीक ठाक क्वेश्चन का आंसर चेंज करके उन्होंने दे दिया उल्टा। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स पहले ज़्यादा बन रहे थे और अब फाइनल आंसर की में ऊट पटांग हरकत के बाद उनके 6 मार्क्स कम हो गए हैं और उनको नेट तक नहीं मिला है। मतलब वो कंटेंडर जो नेट का था उसको नेट नहीं मिला है, जिसका JRF होने वाला था उसको सिर्फ नेट मिला। अब आप ये तो बता दो ना कम से कम कि हमने जो वो क्वेश्चन चैलेंज किया, आपने उसके पीछे क्या लॉजिक लगाया उसे रिजेक्ट करने का। एक क्वेश्चन जो जायज़ तरीके से, वैलिड तरीके से इनकरेक्ट है, आपने उसे ड्रॉप क्यों नहीं किया? आपके जवाब इतने उल्टे पुल्टे क्यों हैं और हम गलत जवाबों का भार क्यों सहें? वो प्रेशर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे क्यों पड़ रही है? चलो पड़ भी रही है, हम पैसे देके आपका काम भी आप ही को करके दे रहे हैं, लेकिन फिर आप उसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रख रहे हो? ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के इशू जो पिछले 2 से 3 दिन में मेरे सामने आ रहे हैं ना, मैंने कलेक्ट करके एक मुद्दा उठाया है यहाँ पे आप सबके सामने। अब इस मुद्दे का जो जवाब है, देखो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके सॉल्यूशंस किस तरीके से हो सकते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि हम सबको एक तो ये प्रोसेस इसका लगता होगा कि चलो लेट्स गो टू द ऑफिस, लेट्स हैव अ नोटिस, और नोटिस लेके चले जाते हैं। उसका क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ प्रोसेस, क्योंकि हम गए हुए हैं वहाँ पे, हम भी गए हुए हैं। अब आ जाते हो, एक विंडो बनी है, विंडो पे प्यून बैठता है, तो आपका लेटर ले लेते हैं। वो बोलते हैं फिर आपको कि अभी ऑफिसर साहब लंच कर रहे हैं, अब 1 घंटे वेट करो, वो आ जाएंगे, आपको हम स्टैम्प करके कागज़ दे देंगे। तो 1 घंटे बाद वो जो आपका नोटिस है, आपका जो कागज़ है, उस पर स्टैम्प लग जाती है। इसका मतलब कि उन्होंने वो उसको अंदर एक्सेप्ट कर लिया है। अब ऐसे हज़ारों चिट्ठियाँ उन तक पहुँचती हैं, एंड क्योंकि वो जब एग्ज़ाम करवा रहे हैं खुलने में, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो आपकी चिट्ठी जब उनके दफ्तर में पहुंच जाती है, उसके बाद उसके साथ अंदर क्या होता है, इसकी तो अब आप भूल ही जाओ, इसकी तो कौन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बेसिकली आप वहाँ जाकर किसी प्यून, किसी चपड़ासी के पास जा रहे हो, आप उनको बोल रहे हो कि भाई मेरा लेटर साइन कर दो, वो स्टैम्प लगा के आपको दे रहे हैं। अंदर क्या होता है इसकी गारंटी किसी को भी नहीं पता है। तो यहाँ क्या है ना, अभी जो करंटली हमें लग रहा है कि हम ऐसा कुछ कर लेंगे, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है, इससे काम अभी चलेगा नहीं। हमें करने की क्या ज़रूरत है मैं वो बता देती हूँ, जो अडर 24/7 चैनल आपके लिए करेगा भी, और वो ये है कि हम एक टॉप टू बॉटम अप्रोच लें तो बेटर रहेगा। इसमें हम कुछ ऐसे पैटर्न्स और सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके थ्रू हम सीधा उन लोगों तक पहुँचें जो डिसीजन मेकर्स हैं, है ना कि सिर्फ स्टैंप लगवा के कागज़ वापस ले आए। तो इसमें नंबर 1 हम नेशनल लेवल की PM विंडो तक पहुँचें, क्योंकि PM विंडो से डायरेक्टली सभी डायरेक्टोरेट्स तक, सभी मिनिस्ट्रीज तक, सभी सीनियर IAS ऑफिसर्स तक, लेजिस्लेटर्स तक चिट्ठियाँ पहुँचती हैं, और विद इन अ मंथ उन्हें उन इशूज़, उन ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करके देना होता है। तो फर्स्ट इज़ द PM विंडो का मेथड। दूसरा इज़ द RTI। RTI तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी क्लॉज है इंडिया की डेमोक्रेसी का, और अब डेमोक्रेसी है नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स डोंट स्टार्ट बैशिंग मी ओवर इट, ठीक है, जो भी है जैसे भी है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, अभी के लिए तो है। और इस डेमोक्रेसी में एक RTI का बहुत अच्छा हमें प्रोविज़न मिला हुआ है। लेट्स मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। एटलीस्ट हमें इसका जवाब दिया जाए कि जो आंसर ये हमने चैलेंज किए थे वो ड्रॉप नहीं हुए, वो क्यों नहीं हुए, और आप किस बेसिस पर ये रैशनल, ये लॉजिक, ये डिसीजन मेकिंग करते हैं। तीसरा, आई थिंक अगर एक चीज़ जो और बेटर तरीके से हो सकती है, और मैं एक इस रास्ते में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करूँगी, वो है अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो अपने नियरेस्ट किसी MLA MP को जानता है, स्पेशली अगर आप किसी MP को जानते हो, इट विल बी सो ग्रेट कि अगर उन तक एक चिट्ठी, एक लेटर पहुंचाया जा सके, बिकॉज वो MPs एंड हैव द पावर इन देयर हैंड कि वो डायरेक्टली अगेन मिनिस्ट्रीज तक, मिनिस्टर्स तक अपनी बात को रख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। सो बॉटम टू टॉप अप्रोच ना रख के टॉप टू बॉटम रखनी चाहिए, और हम अडर 24/7 UGC ने उस पर काम भी शुरू कर दिया है, और हम ये करेंगे भी। और जो भी और नई दिक्कतें, मतलब ये इशूज़ तो हम उठाएंगे, ये जो मैंने इशूज़ डिस्कस किए अभी आपके साथ, ये तो हम सारे उठाने ही वाले हैं चिट्ठी में, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और आपके इशू है तो मैं सुनना चाहूँगी, मैं जानना चाहूँगी कि वो नए इशू क्या हैं, ताकि हम जब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट हमारे पास तैयार हो तो सारे इशूज़ इसके अंदर आएँ, और सभी 80+ सब्जेक्ट्स के इशूज़ हम इसके अंदर उस वक्त टैकल कर रहे हों। तो ये है मेरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहती थी।
आई होप थोड़ी तसल्ली आपके मन को मिली होगी। नहीं मिली है तो कोई भड़ास है मन की एग्जाम के रिगार्डिंग, एनटीए के रिगार्डिंग, तो निकाल दो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। प्लस कोई नया इशू भी अगर रेलेवेंट लगेगा तो मैं यूट्यूब पे आके उस पर बात भी करूंगी। पर मुझे पता है सिर्फ बात करने से कुछ होता नहीं, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, बट एक्शन के लिए भी हम तैयार हैं। बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम अप्रोच हम फॉलो करेंगे। बाकी ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं कुछ स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं मैम ये वो यहाँ वहाँ ऐसा चल रहा है, डू नॉट बी नेगेटिव। कोई किसी के लिए नेगेटिव नहीं है, टीचर्स सारे आपके हक में, आपके हित के लिए खड़े हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कम्युनिटी के सभी टीचर्स अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, जो भी टीचर एक एफर्ट कर रहा है आपके लिए, ठीक है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा है ना, वो हमारे लिए भी कर रहा है। मैं अगर आज एक एफर्ट करूंगी उसका बेनिफिट मेरे स्टूडेंट्स को भी होगा और दूसरे टीचर्स को भी होगा। हम सब एक कम्युनिटी हैं, हम सब मिलके स्टूडेंट्स के भले के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। सो सब लोग इन एफर्ट्स को पॉजिटिव स्टांस में ले, कोई किसी की तरफ अटैक्स ना करे, कोई किसी को नेगेटिव लाइट में ना देखे ना बोले उनकी तरफ, और हम सब एक परिवार की तरह रहें मिलजुल के परिवार की तरह इस डिसीजन में एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे का साथ देते रहें। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो उस ग्रीवेंस के रिड्रेसल पे काम करें। ये एक मैसेज है फाइनल जो मैं सेशन के थ्रू आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। आई होप मेरा मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। और कोई भी अगर डाउट है, अगेन प्लीज़ मन की भड़ास निकालनी है, कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज नेट की तैयारी के साथ साथ और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी प्लस ये ज़रूरी जानकारी यही मिलेंगी और कहीं नहीं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।